केंद्र सरकार के सियासी गलियारे तक आने वाले दो बड़े हाईवे यानी उत्तर प्रदेश और बिहार, दोनों ही प्रदेशों में होने वाली सियासी हलचल केंद्र पर असर जरूर डालती है। मौसम में बढ़ती तपिश के बीच बिहार की सियासत में मची उठापटक ने इन दिनों सूबे के सियासी मौसम में और गर्मी पैदा कर दी है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर महागठबंधन के साथ एनडीए के घटक दल भी अपनी अपनी रणनीतियों के तहत बयानबाजी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं दीपक गौड़ आज एक बार फिर से बिहार में बढ़ते सियासी पारे की गर्माहट आप तक पहुंचाऊंगा। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए की आगामी रणनीति, उनकी राजनीति और सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना से मौजूद हैं दैनिक भास्कर के पूर्व स्टेट एडिटर और राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद कुमार जी। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यंग भारत में। नमस्कार। जैसा कि हमने कल बात करी महागठबंधन को लेकर, आज बात करते हैं एनडीए को लेकर। 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद से आज 5 साल एक बार फिर से सरकार गठन के लिए नई कवायदें शुरू हो गई हैं, चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो आखिर इन 5 सालों में एनडीए ने अपना जनाधार बढ़ाया है या कमोबेश उसकी स्थिति वैसी ही है? ये समझने के लिए 2020 के इलेक्शन को समझना होगा, क्योंकि 2020 के जो चुनाव थे जिसमें एनडीए एकजुट होकर तो लड़ी थी और जिसमें जदयू, भाजपा और ये हम और वीआईपी समीकरण उस समय के 2020 के इलेक्शन में ये 4 पार्टियां थी और लोजपा रामविलास है वो साथ रह के भी साथ नहीं थी, क्योंकि उस समय जो इक्वेशन था वो महागठबंधन और एनडीए में आमने सामने तो था, लेकिन जदयू का कद और बीजेपी का कद कैसे बरकरार रहे और चिराग पासवान की जो पार्टी थी, जो रामविलास की पार्टी थी, वो 137 सीटों पे नीतीश कुमार की जदयू के खिलाफ हर जगह अपना साथ रह के भी वो उनके खिलाफ लड़ रही थी। फिर ऐसी परिस्थिति में भी एनडीए का प्रदर्शन बढ़िया रहा और सत्ता में उनकी वापसी हुई, जिसमें बड़ा दल बन के बीजेपी 110 सीट लड़के भी 74 सीट जीती और 115 सीट जदयू लड़के 43 सीट और हम और ये उस समय विकासशील जो पार्टी है मुकेश सहनी की, वो एनडीए का गठबंधन का पार्टनर था, तो उनके 4-4 सीट आए। उस इलेक्शन में मुकेश सहनी हार गए खुद चुनाव, लेकिन उनको 4 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार का एनडीए है उसमें चिराग का रोल पहले से अलग है। चिराग, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 2024 में चिराग का स्ट्राइक रेट 5 एमपी का इलेक्शन 5 सीट एनडीए के साथ लड़े और 5 उनकी जीत हुई और हम भी साथ है। लेकिन इस बार का जो एनडीए का जो समीकरण है उसमें एनडीए के साथ जदयू, बीजेपी, हम, चिराग और उपेंद्र कुशवाहा, इनका समीकरण बैठेगा, जो कि उपेंद्र कुशवाहा पिछले चुनाव में 2020 में अलग थे, वो ना महागठबंधन के पार्टनर थे ना एनडीए के पार्टनर थे। तो कमोबेश जो समीकरण अभी तक दिख रहा है उसमें जो वोट बैंक और कास्ट का जो आधार है उसमें एनडीए अगर एकजुट रहे, माने जिसमें मैं जो कहना चाह रहा हूं कि एलजेपी जो पिछले बार जिस भूमिका में माने साथ रह के भी साथ नहीं, हम आपके साथ हैं इलेक्शन लेकिन आपको हराने के लिए और फ्रेंडली फाइट भी दे रहे हैं, लेकिन अगर इस बार अगर एकजुट होकर अगर एनडीए का चुनाव समीकरण सामने आता है तो उसका जनाधार पहले से मजबूत है और मजबूत बढ़ेगा। आपने अभी बात की कि बहुत सारे कुछ ऐसे साथी दल थे जो साथ होकर भी साथ नहीं थे। बात चिराग पासवान की कर लेते हैं। चिराग पासवान पिछली बार भी साथ होकर शुरुआती दौर में साथ नहीं थे और नीतीश का विरोध कर रहे थे।
इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही हैं? हाँ, अभी अभी जो समीकरण है, पिछला बार जो मैंने बताया कि उन्होंने 243 सीटों में 137 सीटों पे चुनाव लड़ा, और मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सीट बेगूसराय की मटिहानी सीट पे उनका कैंडिडेट राजकुमार है, वो जीता। वो भी पूर्व कांग्रेसी पृष्ठभूमि का था, और बाद में जैसे ही जीता कुछ दिन बाद वो जदयू में शामिल हो गया। माने वो सिर्फ और सिर्फ उनका उस समय उद्देश्य नीतीश कुमार के पॉलिटिकल कैरियर को, जिसमें वो सफल भी हुए, क्योंकि नीतीश कुमार 115 सीट पे लड़ने के बाद भी 43 सीटों पे जीते। माने नीतीश की हार जो मैक्सिमम सीटों पे हुई थी, उसमें चिराग का बड़ा रोल था। माने क्योंकि उसका वोट परसेंटेज चिराग की पार्टी को मिला, जदयू के कुछ बागी को, भाजपा के कुछ बागी को एलजेपी ने का उम्मीदवार बनाया, और उसका असर हुआ कि, लेकिन इस बार फिर वो दबाव में, मैंने ये फॉर्मूला तो पिछले बार जो मेरा मानना है कि वो जदयू पे अटैक कर रहे थे, लेकिन इस बार जो है 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, चिराग पासवान अपनी अहमियत बीजेपी को भी दिखाना चाहते हैं और जदयू को भी दिखाना चाहते हैं। कभी वो कहते हैं कि हमको बिहार में 243 सीट पे लड़ना है, कभी कहते हैं कि भाई हम एनडीए के साथ हैं, नीतीश हमारे लीडर हैं, उन्हीं के नेतृत्व में होगा। कभी कहते हैं कि नहीं, मुझे तो बिहार की जनता बुला रही है, पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें निर्णय हुआ कि नहीं, आपको तो बिहार में खुद इलेक्शन लड़ना चाहिए, खुद असेंबली, माने वो अपना भविष्य बिहार की राजनीति में देख रहे हैं। तो ऐसी वो स्थिति में एनडीए, जो कि मेजर जदयू और बीजेपी है, उसके सामने तो एक बड़ी चुनौती होगी ना, कि सीटों के बंटवारे में, और सारी कवायद 243 सीटों की नहीं है। जब उस समय वो 137 सीट पे ही लड़ पाए थे, तो इस बार क्या लड़ेंगे, लेकिन सारी कवायद है कि हमें मैक्सिमम सीटें मिले। जो मेरी भागीदारी है, मैंने पिछला जो अनुभव बताता है कि भाजपा और जदयू तो आपस में मेजर चंक 100+ सीटों को बंटवारा कर लेती थी, वीआईपी को 11, हमको 7, तो 7-11 हुआ, 115 और 110 सब जोड़ लीजिए, मैंने ऐसे करके अपना बांट लेती थी। लेकिन अभी उपेंद्र कुशवाहा को भी एडजस्ट करना है, चिराग पासवान को भी एडजस्ट करना है, तो चिराग का रोल कभी अपनी अहमियत को बिहार की राजनीति में दिखाने का, जो सारा चीज बार्गेन के लेके है। उनको लगता है कि यूथ को लेके हमारी स्वीकार्यता ज्यादा है, हम, और एक अच्छा है कि कम से कम दलित चेहरा के रूप में, यंग दलित चेहरा के रूप में रामविलास के साथ जिस ढंग से वोट बैंक था 5 से 6%, ये लोजपा के साथ है अभी भी, तो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, अब एक पूरी बात ये बनती है कि 2020 के चुनावों में जदयू और भाजपा ने साथ लड़के, मतलब एनडीए ने साथ लड़के का, तो नीतीश और भाजपा साथ साथ चुनाव लड़े। 2 साल रहने के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए, 2 साल वहां काटा, और उसके बाद फिर नीतीश एनडीए में वापस आ गए। पिछले बार 74 सीट जीतने वाली भाजपा क्या इस बार फिर नीतीश कुमार को बड़े भाई की भूमिका में ही रखेगी? ये भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के टॉप लीडरशिप अंदरूनी मामलों में या अकेले में या आपके बंद कमरे में जो स्वीकार कर ले, लेकिन बाहर की जो रणनीति है, उसमें चेहरा तो नीतीश के भरोसे ही इलेक्शन, और नीतीश ही चेहरा होंगे, क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जदयू के 12 एमपी और बीजेपी के भी 12 ही एमपी बिहार से जीते हैं, लोजपा के 5 एमपी हैं। तो नरेंद्र मोदी सरकार की स्टेबिलिटी और वो बरकरार रहे, इसके लिए नीतीश बहुत महत्वपूर्ण घटक के रूप में एनडीए के साथ है। इसीलिए चाहे 43 सीट जीत के मजबूरी में उस समय भाजपा ने इनको स्वीकार किया था, मैंने एज ए लीडर बिहार में, और अभी भी नीतीश के ही नेतृत्व में, और नीतीश को ही स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र की भी मजबूरी है, क्योंकि केंद्र में तो 240 सीट ही बीजेपी को अपने बल पे है, और वो सहयोगी शिवसेना
सदपा और जदयू का महत्वपूर्ण सहयोग है कि 273 का आंकड़ा पार हो। तो इस हिसाब से आप सोचिए कि 2020 में 43 सीट, 74 सीट, फिर भी बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बने थे, लेकिन नीतीश के ही चेहरे पे और नीतीश की स्वीकार्यता है। इस कारण से भी भाजपा की मजबूरी है कि नीतीश को ही सामने रख के, उन्हीं को लीडर बना के इलेक्शन एनडीए जी लड़ेगा। जी इनकी जी। भी तो ये मजबूरी है। बात, और जी जी जी, तो मतलब ये बात साफ हो गई कि नीतीश ही एनडीए का इस बार फिर से चेहरा होंगे। पर एक एक छोटा-सा सवाल और इसमें जुड़ता है कि नीतीश का अपना पार्टी से इतर अपना एक मजबूत वोट बैंक है। क्या है नीतीश कुमार की सफलता का राज? देखिए, नीतीश 2005 से लगातार 9वीं बार, माने बीच में जब 2014 के इलेक्शन में उनको उपेक्षित, या 15 में 2014 के लोकसभा इलेक्शन में उपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, तो उन्होंने पार्टी से भी अपना मुख्यमंत्री पद इस्तीफा दे दिया था, जीतन राम मांझी को बनाया, फिर महागठबंधन कुछ दिनों के लिए, फिर बाद में वो मुख्यमंत्री बने। नीतीश की अपनी एक छवि है। जो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, तो उस समय जो एक पूरे देश में नैरेटिव उनके लिए, उनके नाम एक टैग लगा, जो आजकल उनके खिलाफ भी लोग इस्तेमाल करते हैं, सुशासन। सुशासन सुशासन बाबू के नाम से हुए, तो एक जी, लॉ जी। एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक हुई, डेवलपमेंट काम है, बहुत सारे इनिशिएटिव जो देशव्यापी आज केंद्र सरकार चीजों को कर रही है। नीतीश ने बहुत यहाँ पे शुरू किया, पंचायतों में आरक्षण, महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था। तो नीतीश का एक अपना शासन में और कानून व्यवस्था ठीक हो, क्योंकि एनडीए की सफलता जब 2005 में मिली, तो लालू राज का जो काली छाया थी, जो जदयू के नेता, भाजपा के नेता यही लोगों के सामने आए कि पिछले पहले जंगल राज था, हम कानून का शासन करेंगे। तो नीतीश की ये छवि, और व्यक्तिगत रूप से ईमानदार नेता की छवि है, परिवारवाद का जी, कोई दाग नहीं है। अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में नहीं लाया। लोग कहते हैं, अभी चर्चा होती है कि बेटे जो उनके हैं निशांत, उनको राजनीति में लाने का, लेकिन अब तक व्यक्तिगत ईमानदार, भ्रष्टाचार की कोई कोई आरोप उन पे नहीं, परिवारवाद का कोई आरोप नहीं, और स्वीकार्यता उनको लालू विरोधी जो भी तबका बिहार की राजनीति में है और जातिगत समूह में है, उसमें नीतीश की अपनी स्वीकार्यता है। पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो पिछड़ा वर्ग में अपनी जाति तो है ही, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा वोट बैंक है जो नीतीश को सपोर्ट करता है। महिलाओं में इनकी स्वीकार्यता है, जीविका को लेके, शराबबंदी के सफल लागू किया, उसको लेके महिलाओं में। तो ये जी, एक अलग इसकी अपनी स्वीकार्यता है, और अपर कास्ट में भी इनको लोग स्वीकार करते हैं। जी, जी, जी। तो क्या एनडीए की सरकार सुशासन बाबू के नेतृत्व में बिहार को वो दे पाई जो 5 साल पहले उन्होंने चुनावी वादों में कहा था? इसको लेके तो मैंने कहा, आपने ही अपने प्रश्नों में कहा कि नीतीश 2005 में एनडीए के साथ थे, 2 साल बाद मोह भंग हुआ या क्या हुआ, महागठबंधन में चले आए, और महागठबंधन के इंडिया ब्लॉक के एक प्रमुख चेहरा बन के उभर रहे थे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ देशव्यापी जो एक धुरी बन रही थी, एक ब्लॉक बन रहा था, नीतीश उसके एक बड़े चेहरे के रूप में थे। पूरी मांग थी पार्टी की ओर से भी कि इनको उस ब्लॉक का, इंडिया गठबंधन जो ब्लॉक बन रहा है, उसका कन्वीनर बनाया जाए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, नीतीश फिर जदयू माने एनडीए में आ गए, और एनडीए में आना बिहार एनडीए के लिए बहुत सफल हुआ कि आज 12 एमपी और ये नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई। फिर वो चले गए, तो वादा तो क्या किया होगा, वादा जो उनकी छवि है काम करने की, बिजली के लेके स्थिति सुधारा, पूरे रोड का
इंफ्रास्ट्रक्चर का, कनेक्टिविटी का, ये पूरा कोई भी आगे बिहार में देख सकता है। चाल विषय है, मैंने जो पहले का सपना 5 घंटा में कहीं से कहीं बिहार में जो दूरी है, चाहे पूर्णिया से बक्सर की दूरी भी हो, ये नारा है कि 5 घंटे में आए। उस योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, पुल को लेके, बिजली को लेके नीतीश सरकार ने, और जो इनका अपना रूल ऑफ लॉ का जो थंब है, उस पे उन्होंने काम तो जरूर किया है। हाँ, हाल के दिनों में इधर कानून व्यवस्था की स्थिति कुछ हत्या और ये लोग के, तो सुशासन बाबू के नाम से जो प्रसिद्ध होने वाले, अब इन्हीं पे आरोप लग रहा है कि नहीं, अब सुशासन बाबू का जादू रहा नहीं। तो इन्होंने जो निभाया था, और जब पार्टी ही बदल के, गठबंधन ही बदल लेते हैं, तो फोकस क्या करेंगे? वादा उन्होंने किया होगा, शासन करेंगे, उन्होंने किया है। जी जी। बिहार में सुशासन बाबू के एक विरोधी के तौर पे बोले जो भी हैं, चिराग पासवान उनका एक पिछली बार विरोध कर चुके हैं। तो क्या चिराग पासवान मोदी और नीतीश कुमार जैसे क्या दोनों की गले की हड्डी बन गए हैं चिराग पासवान? क्योंकि ना तो वो उगली जा रही है ना निगली जा रही है। वो अपने से दूर रख पाएंगे एनडीए पासवान को, चिराग पासवान को क्या अपने से दूर रख पाएगी? नहीं नहीं नहीं, देखिए दोनों की मजबूरी है, और सारा खेल, ये सारा खेल जो हो रहा है और चिराग कर रहे हैं, वो सब प्रेशर टैक्टिक्स लगा के बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 में उन्हें जो जितनी ज्यादा सीटें मिल जाए, क्योंकि वो अपनी राजनीति इंडिपेंडेंट रूप से 243 पे कुछ नहीं, उन्हें 137 सीट पे उन्होंने लड़के देख लिया, एक सीट जीते थे। तो अगर इस बार अगर दोनों को दुखी करेंगे, अगर बीजेपी के खिलाफ भी जाएंगे, जदयू के भी खिलाफ जाएंगे, तो उनका हश्र, मुझे जो पॉलिटिकल समझ है उस हिसाब से वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन वो एनडीए में रह के ही दबाव की राजनीति कर रहे हैं, कभी बिहारी फर्स्ट, मुझे बिहार की राजनीति करनी है, हमको बिहार बुला रहा है और हमें हिस्सा चाहिए। वो हिस्सा, वो 25 सीट मिले, 30 सीट मिले, उसको लेके उनका दबाव है। और नरेंद्र मोदी खुद तो उनको अपना हनुमान बोले ना बोले, लेकिन वो खुद बोलते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान। तो क्या हनुमान कहाँ जाएंगे? सीट बंटवारे? जी जी जी, चलिए हनुमान कहाँ जाएंगे, राम से साथी रहेंगे। जी जी जी। तो क्या सीट बंटवारे के फार्मूले पर अभी तक एनडीए की कोई आधिकारिक बैठक हो पाई है? क्या हो सकता है एनडीए का सीट का फार्मूला? देखिए, पिछला मैंने कहा, पिछले बार का जो 4 मेन घटक दल थे, हम, वीआईपी, जदयू और बीजेपी, तो हम तो साथ है, वीआईपी अब नहीं है। वीआईपी के जगह पे अब 2 और भी दल आ गए। उपेंद्र कुशवाहा, वो भी अति महत्वाकांक्षा वाले नेता, वो भी कुशवाहा जाति को लेके उनका अपना है कि मेरे पीछे लोग हैं। उन्होंने इस बार एनडीए ने उनको 1 सीट दिया था काराकाट से, लेकिन वो इलेक्शन हार गए। लेकिन अब बीजेपी को और जदयू को, लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा और हमको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा बड़ा दिल दिखाना होगा। मेरी समझ में कि कम से 100 सीट अगर जदयू और लोजपा, ये बीजेपी लड़ेगी, तो 43 सीट बचेंगे। तो 43 सीट में अगर 25 सीट एलजेपी रामविलास, जिसके लीडर चिराग पासवान हैं, उनको अगर मिले, और 15 बचा, तो 15 में 8 अगर ये जीतन राम मांझी को साथ मिला था, तो उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई है, वो भी केंद्र में मंत्री हैं। तो वो अगर 10 मांगे तो बचेगा 5 सीट, उपेंद्र कुशवाहा। तो ये सारा खेल बीजेपी और जदयू को भी थोड़ा आगे बढ़ के अपने सीटों को, क्योंकि 243 में ही बांटना है ना, और एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। तो और एलजेपी के साथ अगर लोकसभा का इलेक्शन का देखेंगे, तो उनका स्ट्राइक रेट सबसे मजबूत है। जो सीट मिला उनको जीत मिली है, शायद 6 सीट मिला था या 5 सीट मिला, तो वो 5 उनके एमपी है।
जैसे कि हम बात करते हैं कि महागठबंधन के पास एक माई फैक्टर है, यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर। तो क्या एनडीए का जातिगत समीकरण है? मतलब एनडीए के घटक दल जो हैं वो उसमें चाहे भाजपा हो, नीतीश कुमार की जदयू हो, चिराग पासवान की लोजपा हो, जीतन राम मांझी की हम हो और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, क्या ये सभी दल बिहार के जाति समीकरणों में जो एक फिटमेंट का है उसमें सब में ये भाजपा को, एनडीए को गेन कराने वाले हैं? एकदम लोकसभा के इलेक्शन में लाभ मिला था। सिर्फ कुशवाहा वोट बैंक को लेके लालू यादव ने बड़ा अच्छा फॉर्मूला इस्तेमाल किया। उसने जिन सीटों पे जहां उम्मीद नहीं थी, लोग समझते थे कि यादव कैंडिडेट बनेंगे, उन्होंने कुशवाहा कार्ड खेला और कुशवाहा को खड़ा किया। कुशवाहा के दो सांसद, एक औरंगाबाद से जहां से आज तक कभी वहां सवर्ण या राजपूत की हार ही नहीं हुई थी, लेकिन वहां पे अभय कुशवाहा एक जीत गए। एक उपेंद्र कुशवाहा को खुद राजाराम करके एक जो काराकाट में है वहां हार मिली। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, हम, जदयू और भाजपा अगर अपने जातिगत समीकरण को बरकरार रखते हुए और सीटों का एडजस्टमेंट, इनका तालमेल जैसे लोकसभा में हुआ था विधानसभा में भी हो जाएगा, तो निश्चित रूप से अपर हैंड होगा। क्योंकि नीतीश के साथ जो एक अलग प्लस पॉइंट है कि इनको सभी जातियों में, पिछड़े वर्ग से आते हैं तो उसमें तो है इनका अपना, लेकिन अपर कास्ट में जो बीजेपी का भी वोट बैंक है, मेजर वोट बैंक है, उसमें भी नीतीश का है। नीतीश को मैंने बोला अति पिछड़ा, ईबीसी जो फैक्टर है, ईबीसी का बहुत लाभ इसको बोलते हैं कि वैसी जातियां जिनका कोई पॉलिटिकल वजूद नहीं है, लेकिन एक समूह में नीतीश ने उनको आवाज दी और अति पिछड़ा का वोट बैंक बनाया, उनके कई एमपी को बनाया टिकट देके। तो ये ताकत नीतीश में है और नीतीश को इसका लाभ मिलेगा। और खुद व्यक्तिगत रूप से ईमानदार छवि, परिवारवाद नहीं, राजद के खिलाफ क्या सिर्फ परिवारवाद का आरोप लगता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। जी, तो लगभग अब यही समझ में आया कि इस बार महागठबंधन और एनडीए दोनों के दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएंगे, यही? एकदम, पिछला बार भी कड़ी टक्कर ही थी। पिछले बार 225 अगर एनडीए को था तो 212 सीट पे महागठबंधन। और अगर इस समय भी अगर समीकरण अगर ठीक से, क्योंकि महागठबंधन में भी पूरी तैयारी चल रही है, उसी हिसाब से वो भी अपने कैंडिडेट जातिगत पार्टी के अध्यक्ष को बदल के अपनी रणनीति नहीं बना रहे हैं। और उनका कांग्रेस, माले और जो भी पार्टियां हैं जो उनके साथ है, उनके साथ मीटिंग दर मीटिंग चल रही है, तो वो भी तरी। तो ये इसलिए कांटे का मुकाबला होगा बिहार में, क्योंकि बिहार जिस ढंग से जातियों में बटा हुआ और जाति संघर्ष का एक बड़ा इतिहास भी रहा है, तो जिस ढंग से और एमवाई समीकरण जिस ढंग से स्ट्रॉन्ग अगर जितना होगा, तो उसके खिलाफ भी यादवों के आतंक के खिलाफ जो पिछड़ी जाति, छोटी जातियां हैं, जो ईबीसी है, वो गोलबंद हो जाती हैं नीतीश जी के साथ, तो मजबूत समीकरण बन जाता है। कांटे की टक्कर होगी जरूर। जी, तो ये बात भी साफ एक बार आपकी बातों से नजर आ रही है कि डबल इंजन की एनडीए की सरकार के बावजूद कुछ बहुत ज्यादा बढ़त एनडीए बिहार में लेती नजर तो नहीं आ रही है। अभी फिलहाल नहीं है। फिलहाल वैसे राष्ट्रवाद का जो माहौल बना है, ऑपरेशन सिंदूर बना है, हो सकता है हल्का फुल्का इसका लाभ मिले। और लेकिन अपर हैंड में हम मान सकते हैं कि अभी फिलहाल कि अगर जोड़ के इसलिए कह रहा हूं कि चिराग साथ हो जाए रहें और उपेंद्र भी साथ रहें, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी ताकत दो जातिगत रैली परिसीमन के नाम पे, एक विक्रमगंज में एक मुजफ्फरपुर में, वो अपनी ताकत वो भी दिखा रहे हैं कि देखो मुझे भी कमजोर नहीं समझो, मुझे भी सीट चाहिए। और कुशवाहा के वो भी एक मान्य नेता है, सर्वमान्य तो कोई नहीं है किसी जाति
जाति का, जी लेकिन एक नेता है, मैंने स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो उनकी अभी अहमियत है कि मुझे भी साथ रखिए। अगर चिराग भी साथ रहे, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ रहे, हम भी साथ रहे, कि हम के साथ जीतन राम मांझी के साथ भी एक महादलित वर्ग का जो उनकी जो कम्युनिटी है उसका एकदम स्ट्रांग उनका सपोर्ट रहता है। और जदयू का जो अपना स्ट्रांग और बीजेपी का जो वोट बैंक है, जो माना जाता है कि अपर कास्ट का, फिर बिजनेस कम्युनिटी का और अति पिछड़ा वर्ग में भी हमारी बीजेपी करती है। तो अभी तो थोड़ा मुझे लगता है कि अगर ये लोग एकजुट होके लड़ेंगे तो थोड़ा अपर हैंड रहेगा। एक आखिरी सवाल, आपके अनुसार एनडीए में जो घटक दल हैं उनको उनकी सीटों का आंकड़ा बता सकते हैं कि किसको कितनी सीट मिलने जा रही है, अंदाजा? नहीं, अभी अंदाज मैंने पहले भी बताया कि अगर 100 सीट जदयू और बीजेपी आपस में बांटे तो बचेगा मात्र 43 सीट। तो 43 सीट में 3 दल है, एक लोजपा है, एक हम है और एक उपेंद्र कुशवाहा जी है। तो अगर उसमें सबसे स्ट्रांग निश्चित रूप से लोजपा रामविलास है, जिसके नेता चिराग पासवान है। अगर उनको 25 मिलेगा तो जो बचेगा 18, तो वो आप 10 मान लीजिए कि हमको मिलेगा तो 8 उपेंद्र जी को मिलेगा। ये हो सकता है इसमें 2-4 सीट आगे पीछे भी हो जाए। और जी अगर बार्गेन करने में चिराग पासवान और भी सफल हो जाए, अगर उन्होंने 30 मांगा तो दोनों को, जदयू को और बीजेपी को भी अपना सीट तो घटाना पड़ेगा। राजद ने आज मंगनीलाल मंडल को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए उनका फॉर्म भर दिया गया। इस मौके पर लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी, मीसा भारती सब लोग मौजूद थे। तो उन्होंने अपने यहाँ एक जातिगत समीकरणों में कुछ फेरबदल की है। पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान उनका फोकस कुशवा समाज पर था और उन्होंने उसको लेकर बहुत सारी रणनीतियां भी बनाई थी। लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने मंगनीलाल जी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाने की रणनीति करी है, उसका असर किस तरह से आएगा, एनडीए पर किस तरह से उसका असर पड़ेगा? देखिए, ये मंगनीलाल मंडल पिछले 6 महीना पहले ही राजद में आए, पहले जदयू के उपाध्यक्ष थे। जी अति पिछड़ी जाति से आते हैं, धानु जाति है, अति पिछड़ा वर्ग है और इनका मिथिलांचल से आते हैं। ये मधुबनी में है, झंझारपुर वहीं के हैं। ये पुराने कर्पूरी ठाकुर के सहयोगी भी रहे और अति पिछड़ा वर्ग में इनकी पहचान है और इनका इम्पैक्ट भी है। राजद ने जो पिछला 2020 का इलेक्शन हुआ, इसमें 4 जिला, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी, इसमें जो सीट है 41 सीट विधानसभा का, सिर्फ 11 जगह पे राजद को जीत हुई। और इसी को और अति पिछड़ा वर्ग में राजद की पैठ बने और जदयू को हम डेंट करें, एनडीए को डेंट करें, इसी सोची समझी राजनीति के तहत मंगनीलाल मंडल को राजद प्रदेश अध्यक्ष बना रहा है। इसके पहले अध्यक्ष सवर्ण जाति से, राजपूत जाति से थे, जगदानंद सिंह, जो लालू के मित्र भी थे, पुराने सहयोगी थे, सब दिन साथ रहे। उनके बेटे सांसद भी बने बक्सर से। लेकिन उसके पहले 2-3 दलित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते थे। एक बार अब्दुल बारी सिद्दीकी जो मुस्लिम थे वो भी अध्यक्ष बने। पिछड़ी जाति से, बनिया समाज से रामचंद्र पूर्वे थे, वो भी बने। लेकिन इस बार राजद ने अति पिछड़ा समाज से, जो धानुक जाति से अगर एक्सपेरिमेंट किया है तो ये एकदम भाजपा और जदयू के जो वोट बैंक में कि मेरी सेंध लगे, उसको कुछ सफलता मिले। और जदयू के ही पुराने नेता हैं मंगनीलाल मंडल, उनको अपनी पार्टी में, तो एकदम इसी उद्देश्य से इलेक्शन में क्या होगा वो तो नवंबर में जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन जिस ढंग से आपने सही बोला कि लोकसभा इलेक्शन में कुशवाहा, ऑपरेशन कुशवाहा किया था लालू ने, इस बार अति पिछड़ा को लेके कार्ड खेला है। नहीं, खबर तो ये भी है कि जगदानंद सिंह जी नाराज चल रहे हैं और वो भी राजद को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
नहीं नहीं नहीं, राजद नहीं, उनको क्या, वो तो एक स्वास्थ्य के कारण से और उनकी अपनी छवि है जीवन में। मैंने कुछ नेता हैं जो पार्टी में, जगदानंद सिंह की छवि एक ईमानदार नेता की है, पार्टी के खिलाफ कभी नहीं गए। 2010 के समय इलेक्शन में उनके लड़के जो अभी सांसद हैं, वो पार्टी के खिलाफ जाके भाजपा से खड़े हो गए थे। उस क्षेत्र में खुद कैंपेन करके अपने बेटे को हराया था। इसलिए वो नाराजगी और ये है, ये गॉसिप है। ये पार्टी के, वो लालू के बहुत ही क्लोज और समाजवादी नेता है बेटा। वो नाराजगी, मुझे लगता है वैसी कोई नाराजगी होगी नहीं। वो उनके कारण तो तेज प्रताप पे वो बहुत सारा अनुशासन कर दिए थे। जब पार्टी के अध्यक्ष बने तो पार्टी में एकदम अनुशासन, वर्क कल्चर, 10 बजे ऑफिस, वो कार्यालय पहुंचते थे और बहुत सारा चीज उन्होंने व्यवस्थित किया। नहीं वो क्योंकि नाराज कुछ मामलों में तेज प्रताप लोग के लेके वो थोड़ी नाराजगी थी, क्योंकि जो, लेकिन अब तेज प्रताप भी नहीं पार्टी में है और स्वास्थ्य 75 से प्लस उनकी भी उम्र है, तो स्वास्थ्य कारणों से बहुत दिन से वो पार्टी में, ऑफिस में आ भी नहीं रहे। बेटा को भी स्थापित कर ही दिया, सांसद बना दिया। आलोक मेहता भी प्रदेश अध्यक्ष बनने की कतार में थे। अब उनकी जगह मगनी लाल जी अगर आ जाते हैं तो एक धाड़ा जो है, जो अभी आलोक मेहता के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष बनाने की उनकी मांग कर रहा था, क्या ऐसा राजनीति में अमूमन ऐसा होता है कि जब अपेक्षाओं पे कई बार पार्टी का नेतृत्व जो नहीं उतरता है पार्टी के कार्यकर्ताओं के, तो वो कई बार थोड़े बागी रूप में भी नजर आते हैं। क्या ऐसा कुछ आगे नजर आएगा आलोक मेहता के समर्थकों को लेकर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, राजद जो पार्टी है वो एक छत्र लालू यादव के कंप्लीट कंट्रोल में है। लालू जिसको बना दें, तेजस्वी जिसको बना दें, है ना। इसलिए अगर महत्वाकांक्षा भी अगर आलोक मेहता की रही होगी कि पार्टी अध्यक्ष बनाए, तो वो कोई विरोध का स्वर और विरोध की बात नहीं होगी और वो उससे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो लालू जी बुला के बोल देंगे कि तुम ये आप ये काम करो, वो पार्टी एक लाइन से रहेगी। वो लालू जिनको बना दें, लालू, इसलिए इतना भी विरोध का स्वर नहीं उठेगा। हाँ, लालू, आलोक जरूर बहुत पुराने कार्यकर्ता और 2004 में सांसद बने, जबकि वो एमएलए भी नहीं बने थे तब सांसद बने थे 2004 के लोकसभा में। उनके पिताजी भी पुराने समाजवादी और लालू के बड़े सहयोगी तुलसीदास मेहता जी रहे हैं, तो वो विरोध नहीं होगा। मुझे मेरी समझ है कि वो पार्टी के लाइन से पे ही रहेंगे और वो समर्पित ही रहेंगे राजद। तो सब कुछ आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि किस तरह से एनडीए और किस तरह से महागठबंधन अपनी रणनीतियों को अंजाम देते हैं। पुरमो जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने अपना वैल्यूएबल समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।